की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لبكل اللي أتعبني. MIM के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को भेजा गया 14 दिनों की अदालती हिरासत में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में। धोलिया में फसादात के तहत तीसरे रोज भी कर्फ्यू जारी, फसादात में जख्मी एक शख्स की मौत। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को लगा झटका, फैसले वाले दिन 4 नए इल्जामात आयद। और इमाम काबा के पोते फैसल सऊद बिन बाज ने दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में दी हाजिरी, दरगाह के इंतजामात से हुए मुतासिर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शमा परवीन और आप देख रहे हैं मंजरनामा। और आज की ताज़ा खबरें ये हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार MIM के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को 14 दिन की जुडिशरी हिरासत में भेज दिया गया है। ओवैसी को देर रात 1 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद आदिलाबाद जेल भेज दिया गया है। ओवैसी पर दफा 111 के तहत देश के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम लगाया गया है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में कई घंटों की तिब्बी जांच के बाद ओवैसी को गिरफ्तार किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को जबरदस्त ड्रामा और कशीदगी के बाद आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। उन पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम लगा है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार MIM के मेंबर असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को 14 दिनों की जुडिशरी हिरासत में भेजा गया है। वहीं पुलिस जराये के मुताबिक ओवैसी ने मुबैना तौर पर 21 दिसंबर की रात अपनी तकरीर में हिंदू देवी देवताओं की सख्त नुक्ताचीनी की थी, जिस पर उनके खिलाफ कई फौजदारी मामले दर्ज किए गए थे। वहीं उन्हें शहर के गांधी अस्पताल में तिब्बी जांच के लिए दाखिल कराया गया था। वहां से रिपोर्ट दुरुस्त आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तिब्बी जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनकी 8 मुख्तलिफ जांच की गई है और तमाम जांचों की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त आई है।
बहरहाल रिपोर्ट में कहा गया है कि वो हर्निया के मरीज हैं और उनके बाएं हाथ के जोड़ों में दर्द भी है। उसके बाद रिपोर्ट को निर्मल नगर की पुलिस को सौंपा गया, जो उन्हें पूछगुछ के लिए ले जाने आई थी। दूसरी जानिब वरंगल के आईजी पुलिस मजीद कोई कार्रवाई करने से कबल उस वक्त डॉक्टरों की रिपोर्ट की जांच कर रहे थे। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के हामियों ने हैदराबाद के पुराने शहर में जबरदस्त हंगामा किया और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की, जिसकी वजह से वहां पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। पुलिस ने हालात पर काबू रखने के लिए पुराने शहर के हसास इलाकों में सख्त बंदोबस्त लगा दिया है। इत्तलात के मुताबिक MIM के कारकुनों ने कुछ इलाकों में ट्रैफिक में भी रुकना डाला है और रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों पर पथराव भी किया। एहतियातन दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। इस वक्त पुराने हैदराबाद में हालात कशीदा है लेकिन काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। पाकिस्तानी फौज ने LOC के 100 मीटर अंदर घुसकर हिंदुस्तानी फौज के एक गश्ती टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान हलाक हो गए हैं। इस हमले में एक आर्मी का जवान जख्मी हुआ है, जबकि 2 शहीद हुए हैं। फिलहाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी सफीर को तलब किया है। इस सिलसिले में मजीद जानकारी हम हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे कश्मीर से तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल हुसैन जी, आवाज़ मेरी सुन रहे हैं आप? ये LOC के अंदर घुसपैठ की कई बार कोशिश की गई है पाकिस्तानी की तरफ से, और एक बार फिर पाकिस्तानी फौजों ने हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल होने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस घुसपैठ में 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 जवान जख्मी हुआ है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिशें कई बार की जाती रही हैं, लेकिन दोबारा इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते इसमें हिंदुस्तानी फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जख्मी हुआ है। जी, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर में हमेशा घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है, और आज फिर एक बार हिंदुस्तानी फौज के जवान लड़ते हुए और अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान जख्मी हुआ है। ये पाकिस्तानी फौज की तरफ से कई बार कोशिशें की जाती रही हैं कि वो हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिशें लगातार करते रहते हैं, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, और उसी के तहत एक बार फिर उन्होंने हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश की। और जी, इस सारे मामले पर हमारे नुमाइंदे कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तजम्मुल हुसैन जी। तजम्मुल हुसैन, आप हमें बताएंगे कि वहाँ ये सारा वाक़या था क्या आखिर? देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन तो दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक माहदा तय पाया था कि बॉर्डर पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कोई भी सीज फायर की वायलेशन न हो। यानी सीज फायर जो आम हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए बताएं कि दोनों ममालिक के बीच में जो फौजी मशक वहां पे हो रही है, दोनों ममालिक को कहा गया था कि फौजियों की तरफ से कोई सीज फायर की वायलेशन न हो। लेकिन गुज़श्ता 1 महीने से पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से इक्का दुक्का फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अगरचे भारतीय अफसरान ने इस बात को काफी संजीदा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीज फायर की जो वायलेशन ये होती रही। कल इसी तरह की एक सीज फायर वायलेशन जो हुई सीज फायर की, उसमें 2 भारतीय फौजी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान ने पहले इन 2 फौजियों के 600 मीटर अंदर दाखिल होकर यानी जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होकर न सिर्फ सीज फायर की वायलेशन की है, बल्कि दोनों जो फौजी हैं उनके हथियार जो है वो तक ले गए हैं। जिसके बाद एक दोनों ममालिक के बीच में एक बातचीत का जो सिलसिला है उसको नजरअंदाज होने की कोई इम्कान नजर आ रहे थे। जिसके बाद आज फौरी तौर पर दिफाई हुकूमत वजीर दिफा ने
पाकिस्तान में हिंदुस्तान में मुकीम पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया है, जिसके बाद अब मामला जो है वो अब बातचीत के जरिए और इफाम तफहीम के जरिए आगे बढ़ेगा। आखिर किन वजूहात की बना पर सीज फायर की जो वायलेशन है वो पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से सामने आई है। हुसैन जी, हिंदुस्तानी फौज की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, हिंदुस्तान के फौज की तरफ से कार्रवाई का जो मामला है वो कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। जब फौजी के साथ नबरत आजमा हो, मुकाबला आ रही हो, तो वहां पर बातचीत के जो इम्कानात है वो थोड़े से कम नजर आ रहे हैं अमूमन। लेकिन आज भी हिंदुस्तान ने यह साबित कर दिया कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत के जरिए से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। और फौरी तौर पर जो पाकिस्तानी सफीर को तलब किया गया है या पाकिस्तानी हुक्मरानों के जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनको तलब किया गया है, इसका सीधा असर जो होगा वो सीज फायर वायलेशन पे होगा। ये दो चीजें हुई है, न सिर्फ सीज फायर की वायलेशन डायरेक्ट हुई है बल्कि इसके साथ साथ सीज फायर के साथ साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, यानी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई है, जहां दोनों फौजों के जिस्म से सर अलग कर दिए गए हैं। ये सीधा खुलम खिला खिलाफ वर्जी है, जिसकी न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के जो आला हुकूमत है, आला हुक्मरान जो है वो इस बात को संजीदगी से गौर कर रहे होंगे, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस बातचीत की मजम्मत की जाती है। आखिर किस बिना पर इन दो फौजियों को 600 किलोमीटर दायरे के अंदर दाखिल होने के बाद इन पर इस तरह का यह हमला किया गया। तो जमुल जी, जो दूसरा जवान एक उसमें जख्मी हुआ है सारे हादसे में, उसकी क्या हालत है, कुछ आपको पता है इस बारे में? देखिए, जहां तक जख्मी नौजवान की बात है, बिल्कुल जख्मी नौजवान को ले जाने के लिए फौज ने फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि इलाका जो है काफी पहाड़ी है, गुंजान इलाका है, यहाँ से बस्ती का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। लिहाजा फौरी तौर पर उससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके बाद फौज अस्पताल दाखिल किया गया, जहाँ इब्तदाई इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा कुछ घंटों में जो इस वक्त सियासी सतह पर एक कोशिश की जा रही है कि कुछ पेशरफ हो जाए, अगर उसमें कुछ रिजल्ट आता है, अगर पाकिस्तानी सफीर से, पाकिस्तानी क़यादत से पूछा जा सकता है कि किन वजूहात की बिना पर यह हमला किया गया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है कि बातचीत के जरिए और तलब करने के बाद क्या मामला सामने आएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आ चुका है कि वो भी इस हवाले से काफी सेंसिटिव है और इस हवाले से वो बातचीत के जरिए और तहकीकात करके इस अमल को सामने लाएंगे कि आखिर किन वजूहात की बिना पर इस तरह का ये मामला जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पूंछ के इलाके में पेश आया। जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को उस वक्त धक्का लगा जब रियासती इंसदादे दस्ते ने दरख्वास्त जमानत के फैसले वाले दिन इन पर 4 नए इल्जामात और आयद कर दिए जो उनकी रिहाई के लिए रोड़ा बन सकते हैं। इस पर पेश है एक खास रिपोर्ट। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला से दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत गिरफ्तार 4 मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को आज उस वक्त धक्का लगा जब रियासती इंसदाद दहशतगर्द दस्ते ATS ने दरखास्त जमानत के फैसले वाले दिन उन पर 4 नए इल्जामात आयद कर दिए जो उनकी रिहाई के लिए रोड़ा बन सकते हैं। गिरफ्तार शुदा 4 मुस्लिम नौजवानों में से एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद इलियास ने दरखास्त जमानत दाखिल की थी, जिस पर औरंगाबाद की सेशन अदालत आज उस वक्त अपना फैसला जाहिर करने वाली थी, जब गुज़श्ता दिनों दिफा और इस्तिगासा ने दरखास्त जमानत पर अपनी बहस का इख्तिताम किया था। औरंगाबाद अदालत ने एडिशनल जज सिगांवकर के रूबरू आज सरकारी वकील मुगदेलिया ने अदालत में एक नई अर्जदाश्त दाखिल की और अदालत को बताया कि गुज़श्ता दिनों इन मुलज़िमीन से तहकीकात के दौरान दस्तों को नई सबूत दस्तयाब हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने निचली अदालत में इन मुलज़िमीन के खिलाफ 4 नए इल्ज़ामात भी आयद किए हैं, जिसमें UAP एक्ट की 2 दफ़ा 20 और 38 के अलावा आर्म्स एक्ट की दफ़ा 27 और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 201 भी शामिल है। दौरान अदालती कार्रवाई ATS के मुंबई, औरंगाबाद और नांदेड़ के अफसरान भी अदालत में मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इन पर नए इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, लिहाजा दरख्वास्त जमानत की असर नौ समाअत की जानी चाहिए। सरकारी वकील के इस बयान से जज शिकांगर ने इत्तफाक किया और मुल्ज़िमीन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के कानूनी मुशीर खिज़िर पटेल को हिदायत जारी की कि नए इल्ज़ामात के पेश नज़र दरख्वास्त ज़मानत पर अपने मौक़िफ़ का असर नौ इजहार करें। एडवोकेट पटेल ने ATS की जानिब से नए इल्ज़ामात आयद किए जाने को उन मुल्ज़िमीन की रिहाई में रोड़ा अटकाने से ताबीर करते हुए कहा कि 2 दिनों कबल इस्तिगासा ने इस मामले में अपनी बहस का इख्तिताम कर दिया था।
लेकिन जब उसे महसूस होने लगा कि वो मुल्ज़िमीन के खिलाफ आयद इल्ज़ामात के ताल्लुक से सबूत मुहैया करने में नाकाम हो रहे हैं तो उसने मुल्ज़िमीन के खिलाफ निचली अदालत में नए इल्ज़ामात आयद कर दिए। इस्तिगासा के दलाइल की मुखालफत करते हुए वकील दिफा ने अदालत को बताया, तहकीकाती दस्तों ने मुल्ज़िमीन पर UAP एक्ट की जो दफ़ात आयद की हैं उसके तहत दफ़ा 20 के मुताबिक मुल्ज़िमीन का किसी ममनू तंजीम को रुकन होना ज़रूरी नहीं। इसी तरह इस दफ़ा 38 के मुताबिक मुल्ज़िमीन का ममनू तंजीम की सरगर्मियों में हिस्सा लेना ज़रूरी है, लेकिन मुतज़क्किरा मामले में मुल्ज़िमीन के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके वो किसी ममनू तंजीम के रुकन हैं या फिर उन्होंने ममनू तंजीम की सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दो मशहूर फैसलों बनाइक सीन और डॉक्टर रमीज का जिक्र करते हुए वकील दिफा ने अदालत को बताया कि इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि किसी ममनू तंजीम का रुकन होना इस बात का सबूत नहीं है कि मुल्ज़िमीन इसकी सरगर्मियों में भी शरीक हो। अदालत ने दोनों फरीक़ैन की बहस सुनने के बाद अपना फैसला कल तक के लिए महफूज रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शाद अजीम आबादी के 168वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके मज़ार पर चादर पोशी की गई और जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने शाद अजीम आबादी की फ़न शायरी और गज़ल गोई पर के हवाले से आलिमाना बातें की। मुक़र्ररीन ने कहा कि शाद अजीम आबादी न सिर्फ गज़ल गोई में मुनफरिद मकाम रखते थे बल्कि उन्हें नज़मों पर भी कुदरत हासिल थी और शाद ने अपनी शायरी में आसान और सहल ज़बान इस्तेमाल करके ख़ुद को हम असर शायरी में मुनफरिद मकाम अता किया है। धोलिया में फसादात के तहत तीसरे रोज़ भी कर्फ्यू जारी रहा। वाज़ेह रहे कि धोलिया में इतवार के रोज़ फसादात रूनुमा हुए थे। फसादात में ज़ख्मी एक शख्स की आज मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। शहर में फसादात के तीसरे रोज़ भी मुतासिरा इलाके में कर्फ्यू जारी रहा और जबकि दिगर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। एडिशन DLIG अहमद जावेद समेत रियासती वज़रा ने और सियासी लीडरों ने मुतासिरा इलाके का दौरा किया और अवाम से अमन व अमान कायम रखने की अपील की है। और इस पे तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैजी से। जी फैजी, हमें ये बताएं कि आज कर्फ्यू का वहाँ तीसरा दिन है, क्या हालात हैं अभी वहाँ पर? जी, यहाँ अभी जो है तीसरे दिन कर्फ्यू नाफिज है। कुछ इलाकों में दफा 144 भी नाफिज है। तो महाराष्ट्र के 4 लाख आबादी वाले शहर धोलिया में जो है गुज़श्ता 3 दिनों से यहाँ बहुत बुरी तरह ये शहर मुतासिर हुआ है। पुलिस ने एहतियात के तौर पे दूसरे इलाकों को भी इस हुक्म में रखा है, वहाँ भी इम्तनाई अहकामात जारी कर दिए हैं और कहीं भी 5 या 5 से ज़्यादा अफराद अगर जमा हो जाए, कहीं भी उनका इज्तिमा हो जाए तो उसके ऊपर पाबंदी है। तो ये हालात जो है वहाँ के जो है कामों में भी दखल अंदाज हो रहे हैं, वहाँ की तजारत में भी दखल अंदाज हो रहे हैं, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी इससे मुतासिर हो रही है। जी फैजी, अक्सर ये देखा गया है कि फ़िरका वाराना फसादात के माहौल जहाँ ये पैदा हो जाता है वहाँ उन इलाकों में परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसे में सियासी लीडर अपनी गश्त लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ ये इस वक्त कहना लाजमी होगा कि जो माहौल वहाँ पर है मुस्लिम तबकों में या मुस्लिम इलाकों में वो किस तरह का है? जी, यहाँ वजीर अक़लियती जो है उमूर आरिफ नसीम खान हैं और अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मुनाफ हकीम ने भी इन इलाकों का मुतासिर इलाकों का दौरा किया है, जबकि एडिशनल DIG अहमद जावेद धोलिया पहुंचे थे। उन्होंने भी इस इलाके का दौरा किया और यहाँ के अवाम से मुलाकात की है और उनको जो है पुरसुकून माहौल बनाए रखने की अपील भी की है। और उन्होंने उनसे जो है जब सवाल किया गया कि आखिर पुलिस को फायरिंग करने की इजाज़त किसने दी और एक तरफा कार्रवाई की गई, इसकी जाँच कब तक होगी, तो अहमद जावेद साहब ने कहा है कि हम जो है फसाद की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और फसादात की वजूहात का जायजा लेने में मसरूफ़ हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी तक फसाद के मामले में बाकायदा तौर पर किसी भी शख्स की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, इसलिए कि ये अभी सवाल बना हुआ है कि फसाद आखिर किसकी तरफ से भड़का। मुसलमानों का कहना है कि अक़लियत फ़िरक़े का कहना है कि पुलिस वालों ने जो है फसाद फैलाया और पुलिस का कहना है कि अक़लियती फ़िरक़े ने जो है फसाद फैलाया। तो इसलिए अभी तक ये वाज़ेह भी नहीं हो पाया कि आखिर फसादात क्यों फैले, किस वजह से इतने बड़े फसादात फैले जिसकी वजह से तकरीबन 250 लोग जख्मी हैं। 5 अफराद, आज एक शख्स के मारे जाने की वजह से 5 अफराद तकरीबन मौत की
फौत हो चुके हैं। तो इस वजह से अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि फसादात भड़के किस वजह से, जिसकी वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन मुस्लिम इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि इससे कबल भी यहाँ 4 साल पहले दहशत यहाँ इस तरह के फसादात भड़के थे, जिसमें तकरीबन 100 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और बेगुनाह मुसलमान गिरफ्तार हुए थे, जिसकी वजह से इन इलाकों में दहशत का माहौल है कि फिर इसी तरह के हालात न पैदा हो जाएं कि जैसे उनके साथ पिछले बार हुआ था। तो अब नौजवानों को लोगों ने जो है अपने घरों से मुंतकिल करना शुरू कर दिया, दूसरे इलाकों में भेजना शुरू कर दिया है, या जहां उनके रिश्तेदार हैं, इस तरह की हालत यहाँ पे पैदा है। ये दहशत यहाँ पे पाई जा रही है। जी शमा। मज़ीद तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैजी। ज़िला दरभंगा के कस्बा बर्मा में मदरसे मुकाबिल उलूम के ज़ेर एहतमाम जलसे बराए तकसीम असनाद 1 साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स मुनक़िद हुआ है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से CEO मनोज कुमार शर्मा ने शिरकत की। मनोज कुमार शर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इदारा जिस जगह पर कायम है यहाँ इसकी सख्त ज़रूरत थी। इस पसमानदा इलाके इस इदारे की वजह से मुख्तलिफ दुश्वारियों से छुटकारा मिलेगा और इलाके के तलबा व तालिबात को इल्मी लियाकत को संवारने का मौका भी मिलेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर खुर्शीद वारसी ने NCPUL की खिदमत को सराहते हुए कहा कि NCPUL उर्दू की तरक्की के साथ दूसरे उमूर पर भी तवज्जो दे सकती है। इस मौके पर कसीर तादाद में तलबा और अवाम ने शिरकत करके इस खुशी के मौके का लुत्फ उठाया। सऊदी अरब के रॉयल फैमिली से वाबस्ता इमाम काबा बिन वाज़े अब्दुल्ला के पोते फैसल सऊद बिन बाज ने दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती अलैहिस्सलाम फतेहपुरी सीकरी में हाज़री दी। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन पीरजादा रईस मियाँ चिश्ती ने उनका इस्तकबाल किया। फैसल सऊद बिन बाज दरगाह की वजारत के अलावा बुलंद दरवाज़ा वहाँ की नक्काशी और खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ऐसे मकामात से यहाँ का एक कल्चर वाबस्ता है। उन्होंने दरगाह के इंतजामात की भी खुलकर सताइश की। महरौली कब्रिस्तान के इनहदास और मौसमिया मस्जिद की शहादत के बाद दहली वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर मुसल्लत सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र वक्फ बचाओ तहरीक के दहली वक्फ बोर्ड को तहसील करने का मुतालबा किया है। नामनिगारों से बात करते हुए मिल्ली तंजीमों ने मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा अगर मुस्तकबिल में किसी मस्जिद को शहीद किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किए जाएंगे। मिस्री अवान सदर के तर्जुमान डॉक्टर यासिर अली ने तस्दीक की है कि डॉक्टर असाउल अरियान का सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के सलाहकार कौंसिल से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि तर्जुमान के बकौल असाउल अरियान की पार्लिमानी जिम्मेदारी और सदर के लिए मुशावरत जैसे दोनों अहम कामों को बैक वक्त अदा करने में मुश्किल पेश आ रही थी। मिस्री ऐवान सदर के तर्जुमान डॉक्टर यासिर अली ने तस्दीक की है कि डॉक्टर असामुल अरियान का सदर डॉक्टर महमूद मुर्सी के एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि तर्जुमान के बकौल मिस्टर अरियान की पार्लिमानी जिम्मेदारी और सदर के लिए मुशावरत जैसे दोनों अहम कामों को बैक वक्त अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही थीं। याद रहे कि डॉक्टर असामुल अरियान गुज़िश्ता चंद दिनों कब्ल मिस्र से इसराइल आबाद होने वाले यहूदियों को अपने असल वतन लौटने की पेशकश जैसे बयानात के बाद मीडिया और सियासी हलकों में मौजूद बहस बने हुए हैं। डॉक्टर यासिर अली के मुताबिक मिस्री वजीर आज़म नई शक्ल में अपने ओहदे पर मुतमक्किन हैं और ये काबीना में वुज़रा की रद्द बदल पर नए अफराद की शमूलियत शहरियों के मुफाद में की गई है। प्रोग्राम मसाउल अशरा में सहाफ़ी वाइल इब्राशी से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यासिर अली का कहना था कि सदर मुर्सी ने हालिया वजारती तब्दीलियों की मंजूरी अवाम को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए दी है। उन्होंने कहा कि काबीना में नए वुज़रा की नामजदगी किसी नज़रियाती पहलू से नहीं बल्कि उनकी अहलियत को पेश नज़र रख कर की गई है।
जनरल अहमद जमालुद्दीन से वजारत दाखिला का कलमदान वापस लेने के बारे में जब इब्राशी ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरल अहमद के बरतरफी के असबाब बयान करना मुमकिन नहीं है, उस पर वजीर आजम ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शामी शहर अलराका में जंग से मुतासरा अफराद के लिए कायम खुसूसी खीमा बस्ती में आग लगने से 10 अफराद जाँ बहक बके जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। मकामी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के मुताबिक आग सुबह 3 अबीज़ मुहाजिर कैंप में लगी। उधर दमिश्क के जुनूब में वाक़ फ़िलिस्तीनी मुहाजिर कैंप यरमूक और अल अज़रू असवद कॉलोनी के इर्द गिर्द शहीद झड़पों की इत्तला है। इनकलाब कमान कौंसिल के मीडिया ऑफिस के ऐलान के मुताबिक जैश अलर ने कैंप म्यूनिसिपैलिटी में एक इमारत पर हमला किया जहां पर सरकारी फौजी छिपे हुए थे। शाम के मुख्तलिफ शहरों में गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शामी फिजाइया के लड़ाकू तैयारों ने दमिश्क के पास में बैत सहम यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है, जिसके बाद वहां बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। अमरीकी हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि शामी हुकूमत सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए ईरानी साख्ता फातेह मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। मुबैना तौर पर ईरानी फातेह रूसी साख्ता स्कॉड मिसाइल से ज्यादा तीर व हदफ हथियार है। इस पेशरफ्त के बाद हुक्काम खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शामी हुकूमत अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकती है। और मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी।